Then get up, get dressed, before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel. हेलो गाइस, तो आज हम स्टेप अप का डेमो करेंगे। ओके, जब भी आप स्टेप अप वर्कआउट करते हैं लेग्स वाले दिन, तो इसमें क्या होता है, जो एडवांस लेवल का स्टेप अप होता है उसका जो हाइट है वो इतना रहता है ऑलमोस्ट, मतलब उस बेंच के ऊपर से या उस बॉक्स के ऊपर से जब आप एक लेग के ऊपर पूरा नीचे बैठते हैं तो दूसरा वाला लेग है वो फ्लोर पर टच नहीं होना चाहिए, इतना हाइट होता है। ओके, ये देखिए इसमें कैसा मैं वेट को लेके ऊपर रखा हूँ, और बॉक्स को आप अच्छी तरह से चेक कर लें स्टेबल है कि नहीं तो बॉक्स कभी कभी पलट जाता है। तो इसके ऊपर आगे की तरफ कुछ वेट रखेंगे। अभी मैं एक पैर को नीचे ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे सपोर्ट लेके पूरा नीचे बैठ के फिर ऊपर आना है, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करना है नीचे जाने के लिए। यस, हाँ, ऐसा बैलेंस करके प्रॉपर एकदम आई साइड फिक्स, नज़र को फिक्स रखना है, धीरे से नीचे जाना कंट्रोल के साथ, फिर ऊपर आना है और दूसरे पैर से सपोर्ट नहीं लेना। जो नॉन वर्किंग लेग है नीचे आ रहा है उससे सपोर्ट नहीं लेंगे। पूरा लेग्स जो आपका घुटना है वो एक्सटेंड होने के बाद ही दूसरा पैर को ऊपर टच कराना है। ग्रिप टाइट पकड़ना है, वेट गिर नहीं जाए। अगर आप वेट के साथ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बॉडी वेट के साथ करिए और ऐसे धीरे से नीचे रखेंगे। अभी हमारे पास वो वाला अवेलेबल नहीं है, तो हम इससे एक इंटरमीडिएट लेवल का जो स्टेप अप है उसका डेमो करेंगे। तो ये जो हाइट है, ओके, ये 90 डिग्री का हाइट है। तो ज़्यादातर जिम में यही लेवल का हाइट पे स्टेप अप किया जाता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। अगर आपको एडवांस लेवल का करना है, आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो आपको एक दूसरा वाला जो प्रॉपर प्रोफेशनल बॉक्स आता है जिसका हाइट काफ़ी ऊपर होता है, उसका वीडियो मैं इस वीडियो के बीच में डालूंगा। आप देख लेना कि मेरा जो स्टेप अप का परफॉर्मेंस है उसमें दिखाएगा कि उसका बॉक्स का हाइट कितना रहता है और वेट के साथ में कैसे स्टेप अप करते हैं। ओके, ये दूसरा वाला एंगल है। अभी सेम एक्सरसाइज था, इसको आप दूसरे एंगल से चेक करेंगे कि कैसे स्टेबल करते हैं एक पैर को पूरा, और दूसरा पैर नीचे जाएगा तो कैसे आपको सपोर्ट लेना। इस बॉक्स के सहारे पैर को नीचे ऐसा, हाँ, धीरे से नीचे ले जाके पैर को टच रखिए ताकि आपको स्टार्टिंग में बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो फिर आपको पैर को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो वर्किंग लेग है उस पे ही सारा फोकस होना चाहिए आपको, सारा बॉडी वेट जो है वो वर्किंग लेग पे होना चाहिए। जो नॉन वर्किंग लेग है उसको आप एकदम बिना सपोर्ट के हवा में रखेंगे। अब ये मैंने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है यहाँ पे, लेकिन इसको आप एकदम बिना सपोर्ट, ये ज़रा सा भी बॉक्स पर टच नहीं होना चाहिए। पूरा एकदम वन लेग स्क्वाट, जैसे कैसा पिस्टल स्क्वाट होता है वैसा इसका मोमेंट होता है। फिर आप आराम से नीचे रखेंगे। तो अगर आपका स्ट्रेंथ वैसा नहीं है तो आपको वैसा रिस्क नहीं लेना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको इंटेंसिटी का लेवल चूज करना है। तो जब आपका लंजेज में अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ओके, अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो फिर उसके बाद में आप स्टेप अप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं लंजेज को। तो इस हाइट से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे पहले कि आप पूरा ऊपर वाली हाइट का जो बॉक्स है उस पर आप स्टेप अप करें, इससे पहले आपको इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है। इस लेवल का स्टेप अप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये नॉर्मल स्टांस है आपका, शोल्डर विथ स्टांस है। ओके, एक पैर इसके ऊपर रहेगा, तो अभी जो पैर आपने ऊपर रखा है, ये इसका जो हील है ये बाहर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाहर रहेगा तो आप फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हाथ में वेट है तो वेट के साथ ऊपर उठाएंगे तो फोर्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो हील वाला एरिया है यहीं से फोर्स जनरेट होता है। और आगे वाला जो फुट है, 4 फुट, ये सिर्फ अलाइनमेंट के लिए, बैलेंस के लिए काम करता है। तो जब भी आप पैर रखेंगे तो मेक श्योर कि आपका जो हील है वो प्रॉपर किनारे के अंदर रहेगा। ओके, और बहुत ज़्यादा इधर रखते तो क्या होता है, जब भी आप ऊपर आ रहे हैं तो ये गैप ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका ये लेग और ये बेंच के बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है, तो ये थोड़ा ऐसा टच होएगा, डिफिकल्ट होएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा स्पेस इंगेज नहीं होना चाहिए। ये बेंच बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना सारा बेंच बीच में आ रहा है कि आप ऊपर चढ़ नहीं पा रहे, यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो क्या करना है, इसके किनारे पे एकदम
हील को रखना है। ओके, और दोनों पैर के बीच में जो स्टांस है, नीचे आपने जितना गैप रखा है दोनों पैर के बीच में, उतना ही गैप आपको मेंटेन करना है बेंच के ऊपर भी। तो समझो मैंने यहाँ पे ये पैर रखा है, तो ये पैर और नीचे वाला पैर इसके बीच में उतना ही स्टांस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे पास में रखता हूँ तो बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर आप स्टांस लेंगे तो कैसा, थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगा। ओके, तो स्टांस का ध्यान रखना है, हिल को आपने कहाँ पे प्लेस किया है वो पूरा ध्यान रखना है। ओके, सो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले हम ही बिना वेट के 1-2 रिपीटेशन मार के देखते हैं, फिर उसके बाद में वेट के साथ करेंगे, डंबल के साथ में। ओके, तो ये अपना स्टार्टिंग पोजीशन है। गैप मेंटेन करना है, हील को प्रॉपर रखना है। अभी ये वाला जो बेंच में यूज कर रहा हूँ, इस पर एक कुशन लगा हुआ है, लेकिन आपको ऐसा बॉक्स चूज करना है जहां पे कुशन नहीं हो, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पार्ट होना चाहिए। ये जितना स्पंजी रहेगा उतना ही ये बैलेंस गड़बड़ करेगा। देखो अभी मैं इस पे पैर रखा हूं, तो जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा पैर इधर उधर हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा स्पंजी है, सॉफ्ट है। लेकिन वो जो भी आप स्टेप अप के लिए बॉक्स या स्टूल कुछ भी यूज करते तो वो सा कॉम्पैक्ट होएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, पूरा ऊपर जाएंगे। ओके, और फिर वापस नीचे, ये एक रिपीटेशन हो गया। अभी इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे ब्रीदिंग स्विच करना है। पहले इनहेल करेंगे, इनहेल अप डाउन, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल अप डाउन, देन एक्सहेल। ओके, तो ये ब्रीदिंग का पैटर्न हो गया है। दूसरा क्या है, ये जो लेग्स है, पीछे वाला जो नॉन वर्किंग लेग है, इसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है। जब भी आप इससे नीचे उतरेंगे तो इतना दूर नहीं रखना है, क्योंकि दूर रखने से एक तो ये वाला जो हाइट है, ये हाइट बढ़ जाता है। मैं इसको जितना दूर रखूंगा, देखिए एंगल चेंज हो रहा, और दूर गया और एंगल चेंज हुआ, मतलब इसका हाइट एक तरह से बढ़ रहा है, तो ये इंटेंसिटी बढ़ा देगा। तो जो आपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जो इंटेंसिटी के लिए जो लेवल चूज किया है वो चेंज हो जाएगा। ओके, और दूसरा क्या है, जब भी आप दूर जाएंगे, अभी देखो यहाँ से जब भी मैं ऊपर जाने के लिए पीछे वाले ये वाले लेग से जब फोर्स जनरेट करता हूँ, यहाँ से किक करता हूँ ऐसा, तो ये एंगल ऐसा एंगल है। ओके, तो मैं जैसे ही किक करूंगा ना, तो ये मेरी बॉडी को आगे की तरफ फेंकेगा, मतलब ऐसा वर्टिकली ऊपर नहीं, ये इस एंगल पे मेरे को धक्का मारेगा, क्योंकि मेरा एंगल ऐसा है, ऐसा तिरछा एंगल है। तो जैसे ही मैं वहां से जोर लगाऊंगा तो मैं इस एंगल पे आगे जाऊंगा, तो क्या होएगा, इसमें ऐसा बैलेंस गड़बड़ होने का चांसेस, आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना है, इसको एकदम पास में रखना है। जब भी आप बेंच से नीचे उतरेंगे तो इस बेंच के एकदम पास में नीचे उतरना, क्योंकि अभी यहाँ से अगर मैं फोर्स जनरेट करता हूँ ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो कैसा, मैं अपने आप को वर्टिकली पुश कर रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री धक्का मार रहा हूँ, तो मेरा बैलेंस इधर उधर नहीं होएगा। ओके, तो ये दूर नहीं रखना है, पास में रखने का 2 फायदा, एक तो बैलेंस गड़बड़ नहीं होएगा। ओके, नहीं तो आप उधर गिर सकते हैं। दूसरा, जो आपने एंगल चूज किया हाइट, वो हाइट का एंगल मेंटेन रहेगा। ओके, इसलिए आपको ये पैर कहाँ रखना है, ध्यान में रखना है, दोनों पैर के बीच में गैप रखना है, हील को प्रॉपर प्लेस करना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, एकदम सेंटर में। ओके, ये फॉर्म होना चाहिए। ओके, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम 5 रिपीटेशन करके देखते हैं। ओके, ये स्टार्टिंग, और नेक को न्यूट्रल रखना है, खोल के नहीं रखना है, एकदम नीचे खींच के नहीं रखना है, ऐसा इस एंगल पे। ओके, दूसरा वाला पैर जब आप ऊपर रखेंगे तो इस पे पूरा रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा टच कराएंगे। ओके, इतना, फिर वापस नीचे। ओके, पूरा ऊपर ऐसा रिलैक्स नहीं करवाना, सारा वजन इस लेग पे होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम इसके लिए कर रहे हैं, अभी ये अपना वर्किंग लेग है। नीचे जाके ब्रीदिंग चेंज करना। तो जब भी आप इसको, इस लेग को ऊपर रखेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, जब यही इंटेंसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो कुछ लोग आपने देखा रहेगा जैसे ऊपर जाता है तो ये घुटना खुलने से पहले इसको रख देते हैं, इसको रख के फिर इसकी मदद से पूरा ऊपर आते हैं। तो जो मेन चैलेंज होता है स्टेप अप का, वो कौन से रेंज में होता है, यहाँ से ये वाला। अब यहाँ से कितना खुलता है, क्योंकि जैसे यहाँ
हमको मौका मिलता है हम यहाँ पैर रख के इस पैर से धक्का मारते बॉडी को ऊपर, तो क्या होता है एक तरह से चीटिंग हो गया। देखा रहेगा अपने लोगों का, ये बार बार बेंच से टेबल से आवाज आएगा खट करके, ऐसा मतलब इस पैर से हेल्प ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, वैसे ये बहुत लो इंटेंसिटी है, तो जब ऊपर जाएंगे पूरा लेग खुलने के बाद में इसको टच कराना है। ओके, पूरा लेग खुलने के बाद में ऐसा, ये पूरा खुला नहीं कि ये पैर रख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना। और जब वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, अभी मैं स्ट्रेट अगर नीचे जाता हूँ तो ऐसा जर्क होएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये सेंटर वाला एरिया बेस ऑफ सपोर्ट, अभी मेरा बॉडी यहाँ तक एकदम सेंटर में है, दोनों तरफ आधा आधा वजन, लेकिन मैं जैसे यहाँ उतरता हूँ अब मेरा बॉडी का ज़्यादातर वेट पीछे हो गया, तो क्या होएगा एक लिमिट के बाद, एक रेंज के बाद मेरे से कंट्रोल नहीं होएगा, क्योंकि मेरा वेट पीछे ज़्यादा है, तो मैं एकदम धड़ाम से गिर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है जब भी आप नीचे उतरेंगे। तो देखो अभी मैं इस एंगल पे थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट करता हूँ, तो मैं जिधर चाहूँ ब्रेक लगा सकता हूँ। देखो जिस रेंज पे भी आप चाहते हैं वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा धड़ाम से गिरेंगे नहीं। ओके, ऐसा कंट्रोल मैनर के साथ देखिए। ओके, ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैं बॉडी को टिल्ट कर रहा हूँ। टिल्ट करने से क्या होएगा, वजन आधा आधा दोनों तरफ हो जाएगा, तो एकदम सेंटर में आ जाएगा, तो बैलेंस होएगा, इसीलिए आप कंट्रोल के साथ में नीचे उतर पाएंगे। ओके, ऐसा धीरे से। ओके, तो दो तीन चीज़ का आपको ध्यान में रखिए, पैर कहाँ रहेगा, दोनों पैर के बीच में कितना गैप रहेगा, ये आगे पीछे कितना रहेगा। ओके, और आपको आई साइड फिक्स करना है और ऐसे धीरे से नीचे उतरना है। तो एक रिपीटिशन, मतलब ये पैर का समझो आप 10 रिपीटिशन कर रहे हैं, तो इसका 10 रिपीटिशन खत्म करके थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अगर ये हाई इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हैं, आपके लिए ये भी ज़्यादा चैलेंजिंग। आपका हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो गया है, मतलब 125 से ऊपर चला गया है, 120 से 150 के बीच में आपको ब्रीथलेस फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एक लेग का फिनिश करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेना 1 मिनट, और फिर थोड़ा सा आपका जैसे हार्ट रेट नॉर्मल होने लगेगा, फिर दूसरी लेग का स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होएगा, ये भी फ्रेश मसल्स था, ये लेग का ये आपने परफॉर्म किया 10 रिपीटिशन जो भी मारा, तो अभी क्या हो, आपका हार्ट थक गया। अगर आप इस बिना ब्रेक दिए ये वाला लेग करेंगे तो क्या होएगा, ये लेग के मसल्स तो फ्रेश हैं, एकदम अच्छे से परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनको जो ब्लड सर्कुलेशन में जो हार्ट हेल्प कर रहा है न्यूट्रिएंट पहुंचाने में या फिर ऑक्सीजन में, तो वो ऑलरेडी थका हुआ, तो उतना वो पंप नहीं कर पाएगा, इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में ये इतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या होएगा, कॉम्प्रोमाइज होएगा, दोनों लेग के परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज होगा, इसका अच्छा हुआ इसका वीक हो जाएगा फिर। तो इसके लिए आपको दोनों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना था कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप दूसरे से स्टार्ट करें। ब्रेक लेने से कोई भी ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है कि आपने इतना ज़्यादा गैप ले लिया, बॉडी ठंडा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका मेन जो इंपॉर्टेंट है वो परफॉर्मेंस है कि आपने परफॉर्म कैसे किया। ओके, तो दोनों पैर का अलग अलग करने के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तो उससे आपका हार्ट रेट जो है रिस्टोर हो जाएगा, तो इसका भी परफॉर्मेंस वैसा ही रहेगा जैसा ये वाली लेग का था। ओके, तो ये आपको दोनों पैर के बीच में, और जो वीक लेग है उससे आपको पहले स्टार्ट करना है। ओके, समझो अगर मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ तो इसको बाद में करना है, पहले इससे स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका फ्रेश एनर्जी है तो आप ये लेग को अच्छे से परफॉर्म किए, अभी बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम हो गया, थकान आ गई, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, बहुत सारा उथल पुथल होता है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है 5-10%। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग लेग है, तो वो 10% अगर ड्रॉप हुआ परफॉर्मेंस, तो ये उसको ले लेगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए आपको वीक लेग को पहले परफॉर्म करवाना है 10 रिपीटिशन, फिर उसके बाद में स्विच करेंगे तो ये सेकंड जो स्ट्रॉन्ग लेग है इससे सेकंड टाइम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले फ्रेश लेग में ये वाला परफॉर्म किया, अगर आपने जो आपका डोमिनेंट लेग है, डोमिनेंट लिम्ब, चाहे अपर बॉडी का कोई वर्कआउट करें या लोअर बॉडी का, तो अगर आपका लिम्ब जो स्ट्रॉन्ग है उससे आपने पहले चालू किया तो ये इसके लेवल पे परफॉर्म करेगा। समझो अगर ये 5 किलो उठा सकता है, ये 4 किलो, आपने इससे स्टार्ट किया तो यहाँ तो आपने 5 किलो लिया और एनर्जी फ्रेश था, तो ये बराबर 10 रिपीटिशन किया, फिर यहाँ जाके गड़बड़ होगा, यहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा। एक तो ये वीक है, ऊपर से थक गया बॉडी, तो ये क्या, इसमें ज़्यादा गड़बड़ होगा। तो ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको ख़त्म करने के लिए पहले आप वीक लेग से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा
दोनों लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे ब्रीदिंग रिस्टोर होने के लिए, और जो वीक लेग है उससे स्टार्ट करेंगे। और हमेशा याद रखिए, एक ही पैटर्न रखिए ताकि आप भूलेंगे नहीं। अभी समझो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ये लेग से स्टार्ट किया और फिर ये लेग से मैंने दूसरा किया, अब थोड़ी देर बाद में जब दूसरा सेट मारता हूँ तो इसके बजाय मैं इससे स्टार्ट कराऊँ। कभी कभी होता है कुछ लोग भूल जाते हैं, किसी को ध्यान में नहीं रहता या किसी को लगता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी क्या होएगा, इससे मैंने परफॉर्म किया, ओके अभी ये मैंने खत्म कर दिया। अब मैं जब इसका परफॉर्म कर रहा हूँ तो इसको 10 सेकंड का या 15 सेकंड का जो भी टाइम पीरियड था इसको रेस्ट मिला, ये तो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था। अभी जब मैं समझो 10 सेकंड या 20 सेकंड का रेस्ट लिया हूँ तो किसको ज़्यादा रेस्ट मिला, इसको या इसको? गुड, ये वाली लेग्स को ज़्यादा रेस्ट मिला। तो इससे स्टार्ट करना चाहिए ताकि जब इसका परफॉर्म करें तो इसको इक्वली रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है हम जिस लेग से लास्ट में किया था उसी से स्टार्ट करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा, फिर यहाँ कॉम्प्रोमाइज होएगा दोनों के परफॉर्मेंस में, क्योंकि ये ऑलरेडी थका हुआ है। जस्ट आपने पिछला सेट में ये लास्ट वाला किया था, अभी अगला वाला सेट स्टार्ट करने के लिए आपको ये लेग, क्योंकि ये ज़्यादा रिकवर हो चुका तो इससे स्टार्ट करना है, इससे नहीं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि अगला सेट फिर उसी पैटर्न में स्टार्ट करना है। ओके, तो ये तो एकदम बेसिक हो गया जब भी आप स्टेप अप कर रहे हैं तो। ओके, दूसरा है वेट के साथ में जब भी आप कर रहे हैं, समझो अगर मैंने डंबल लिया है तो डंबल्स को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, हाथ में लटका के भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट है। लेकिन यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा स्विंगिंग मूवमेंट देता है, तो इससे बॉडी को बैलेंस करने में गड़बड़ होता है। जब आपका बॉडी आगे जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा आगे आपको खींच रहा है, ऐसा पीछे जा रहा है तो पीछे खींच रहा है, मतलब आपका मूवमेंट चेंज। अभी यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा मूवमेंट करना है, वेट आपको ऐसे ऐसे हिला रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ओके, दूसरा जब आपका फोर आर्म में हाथ में वेट ले रखा तो आपका लेग्स का मसल हाथ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जब आप इसको परफॉर्म करा रहे हैं लेकिन वेट हाथ में ले रखा है तो क्या होएगा, आपका जो असिस्टिंग मसल्स है वो पहले ही थक जाएगा, लेग्स के मसल से पहले आपका हाथ वाला मसल थक जाएगा, तो वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर आप वेट रख देंगे क्योंकि आपका जो सेट ड्रॉप किया आपने वो उसका मेन रीज़न ये नहीं था कि आपका लेग्स का मसल थक गया, आपके असिस्टिंग आर्म्स जो हैं उनके मसल्स में थकान की वजह से आपने वेट को रोकना पड़ा। ओके, तो कोशिश करिए कि इसको ऐसा बैलेंस करें। तो यहाँ पे क्या मैं शोल्डर पे रख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है। ओके, ऐसा नज़र फिक्स रखेंगे तो यहाँ पे क्या मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिला। अभी मेरा फोर आर्म इतना, क्योंकि यहाँ रख के रखा हूँ, देखो तो ऐसा टाइट होल्ड करके जरूरत नहीं इसको पूरा फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ग्रुप को एंगेज करने की। ओके, तो यहाँ रखेंगे तो आपका फोर आर्म ज़्यादा थकेगा, क्योंकि 10 रिपीटेशन आपने इसका मारा फिर 10 रिपीटेशन इसका मारा। ओके, तो ये इतनी देर होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ये छोटा मसल है इसके कंपैरिजन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, जब आप डंबल या प्लेट के साथ में कर रहे हैं हाथ में लेके, तो ये इसके दो डिसएडवांटेज, एक तो आपको फोर आर्म थक जाएगा और ऊपर से ये बैलेंस गड़बड़ करेगा। तो इसकी बजाय क्या करना है, आपको बारबेल के साथ ट्राई करना है। तो बारबेल में क्या होगा, जब आप बारबेल यहाँ रखते हैं तो ये बारबेल पूरा वेट जो है ना पूरा अपनी बॉडी का एक पार्ट बन जाता है कि यूनिट में काम करता है। तो ये, और यहाँ पे आप कितना वेट रखिए ये झेल सकता है, क्योंकि आप जब हेवी स्क्वाट मारते हैं 100 किलो 150 किलो तभी कैसा मसल्स, लेग्स का मसल थकने से पहले ये नहीं थकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट है इसका, मजबूत मसल है ऐसा वॉल्यूम में, तो ये थकता नहीं है। तो आप हमेशा बारबेल को यहाँ रख के जितना चाहे रिपीटेशन मारेंगे, लेग से पहले यहाँ थकेंगे नहीं आप। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर प्लेसमेंट है वेट रखने का। ओके, तो हमेशा इसमें बारबेल प्रीफर करिए। ओके, डंबल की बजाय। अगर आप वेट के साथ कर रहे हैं तो ओके, और अगर वेट के साथ नहीं कर रहे हैं, बॉडी वेट के साथ कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप सिंपल सा ये वाला करिए। ओके, तो ये अपना स्टेप अप से रिलेटेड। अभी इसमें एक एडवांस लेवल का स्टेप अप है जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और इसी वीडियो में बीच में मैं आपको वो वीडियो क्लिप डालूंगा कि कैसे एडवांस लेवल पे स्टेप अप वेट के साथ परफॉर्म करते हैं, कैसे लेके उसको वेट को खुद से करते हैं, तो उस वीडियो से आपको समझेगा। फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे स्टेप अप का एडवांस लेवल का, जिसमें हम उसी हाइट पे करके एक डेमो करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर और डिस्कस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपको और एक वीडियो बना के उसमें और डिटेल से डिस्कशन होएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।